बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद लाउंज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सोहेल। नाज़रीन, सबसे पहले बिज़नेस प्लस और जायका टीवी की तरफ से तमाम दुनिया में जहां कहीं भी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, बिज़नेस प्लस और जायका की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक तमाम मुसलमानों को। नाज़रीन, बिज़नेस प्लस ने हमेशा ये कोशिश की है कि कोई मुनफरद और बेहतर जो है वो प्रोग्रामिंग जो है अपने नाज़रीन के लिए पेश की जाए। हमने ये देखा है कि इस वक्त जब ईद मनाई जा रही है, ईद की खुशियाँ ही मनाई जा रही हैं, तो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम नशर किए जाते हैं उस पर पेड सेलिब्रिटीज़ बैठते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे लेकर उन ट्रांसमिशंस को किया जाता है। बिज़नेस प्लस ने हमेशा अपने नाज़रीन की जो आरा है और ख्वाहिश है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ डिफरेंट पेश किया है। और इस दफ़ा भी ईद के इस पुरमसरत मौके पर बिज़नेस प्लस और जायका टीवी ने अपने उन हीरोज़ के लिए ये ट्रांसमिशन बनाई है और ये लॉन्च की है, और अपनी ईद की उन खुशियों में जिनमें शायद हम उन लोगों को भूल जाते हैं, शायद तमाम साल तो हम उनको याद रखते हैं, लेकिन ईद के इस पुरमसरत मौके पर उनको हम भूल जाते हैं, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। ऐसे कौन से कैरेक्टर या ऐसे कौन से हीरोज़ हैं जिनको आम ज़िंदगी में तो हम शायद बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन ईद की खुशियों में उतनी अहमियत नहीं देते। इनमें हमारे वो डॉक्टर हजरात हैं, पुलिस और सिक्योरिटी के वो लोग एहलकार हैं जो हमारी हिफाजत पर मामूर होते हैं, और ईद के इन जो हॉलीडेज़ होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तमाम पाकिस्तान में वो हमारी हिफाजत के लिए मामूर होते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर भी एमरजेंसी की किसी भी सूरत हाल के लिए हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हैं। बिसाइड इसके कि वो किस तरह ईद हम अपनी खुशियाँ अपने घर वालों के साथ मना रहे होते हैं, लेकिन ये डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो अपने घर वालों को छोड़कर ईद के इस मौके पर भी हमारी खिदमत के लिए हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आज हम अपनी ये खुशियाँ मनाने के काबिल हैं और पाकिस्तान इस वक्त कायम है, वो हमारे शोहदा हैं। हम अपने शोहदा को कभी भी नहीं भूल सकते, लेकिन इस ईद के मौके पर हमने उन पेड हाईली पेड सेलिब्रिटीज़ को इग्नोर करते हुए बिज़नेस प्लस और जायका ने अपने इन हीरोज़ को बुलवाया है आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, और इसके साथ साथ माज़रत मैं एक जो कैटेगरी है वो भूल गया जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल होता हूँ, सहाफ़ी हजरात। सहाफ़ी हजरात भी ऑन फील्ड मौजूद रहते हैं, और आज भी अब देख लें कि तमाम लोग जब छुट्टियाँ मना रहे हैं तो हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं और हमारी छुट्टी नहीं है। और सहाफ़ी हजरात जो ऑन फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, रिपोर्टर्स हजरात जो होते हैं, ये भी आप लोगों को बर वक्त और मुस्तनद जो इत्तलात हैं या मालूमात हैं वो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये भी अपनी छुट्टियां जो हैं आप लोगों के वजह से जो है फील्ड पर वो नज़रअंदाज करके आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस ईद के खुशियों भरे लम्हात में हमने इन हीरोज़ को जो है वो अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मुख्तार अहमद भट्ट साहब, कर्नल रिटायर्ड कर्नल हैं और मशहूर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भट्ट साहब के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ मौजूद हैं, जिस तरह नाज़रीन मैंने आपको बताया कि डॉक्टर हजरात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ज़िंदगी के हवाले से अगर बात की जाए, दुनिया में मसीहा का दर्जा जो है इनको हासिल होता है। ये बिसाइड इसके कि वो तमाम लम्हात, वो तमाम हॉलीडेज़, वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम मजबूरियाँ उनको पसे पुश रख कर ये हमारे लिए मौजूद होते हैं, हमारी किसी भी मदद के लिए मौजूद होते हैं हॉस्पिटल में। वो अपनी खुशियाँ और ईद किस तरह गुजारते हैं, या उनको जब छुट्टी मिलती है ईद के हवाले से तो वो अपनी छुट्टियाँ किस तरह मनाते हैं और ईद किस तरह मनाते हैं, आज अपने नाज़रीन को बिज़नेस प्लस और जायका के इनको भी बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर हिरा मौजूद हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, एक दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 12-13 साल की अपनी जर्नलिज़म की लाइफ में मैं शायद 2 जगह पे स्पीचलेस हो गया। एक जगह ये थी कि जब चौधरी असलम शहीद साहब जो थे, मैं जब उनका इंटरव्यू लास्ट, क्योंकि ये इत्तफाक कह लें, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी शख्सियत ऐसी थी कि मैं आज इस बात में कोई आरा महसूस नहीं करता, कोई इस बात में कोई कमी महसूस नहीं करता कि जब मैंने उनकी वो शख्सियत देखी, उनकी बारोब शख्सियत देखी, तो मैं शायद थोड़ी देर के लिए सुन हो गया। मैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन बहुत पुरशफ़ीक, बहुत दोस्त इंसान थे, और उन्होंने जिस तरह वो इंटरव्यू दिया हमें, मुझे आज भी याद है। जब कभी भी वक्त होता है मैं उनके इंटरव्यू को हमेशा वो देखता हूँ, और लोगों ने भी बहुत पसंद किया, बहुत चुपते हुए सवालात उनसे किए गए। जिसके बाद एक तो वो लम्हा था जब मैं शायद
किसी शख्सियत की वजह से थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हुआ। और मैं इसमें इसको एडमिट करने में कोई आरा महसूस नहीं, मैं कोई इसमें कोई मैं समझता हूँ कमी या कोताही महसूस नहीं करता। दूसरी वजह, शहीद चौधरी असलम साहब के हवाले से बिज़नेस प्लस ने खुसूसी एक ट्रांसमिशन रन की और उनकी शहीद बेवा जो थी नौरीन असलम साहिबा, जब वो टेलीफोन कॉल पे आई, क्योंकि मैंने उस इंटरव्यू के दौरान इस खुशी के मौके पे आपको ये बताने का मकसद ये है कि हमें उन शहदा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आज हम इतने महफूज हैं, जिन्होंने अपनी जानों की नजराने पेश करके हमें महफूज रखा हुआ है। आज अगर हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं या पाकिस्तान के हवाले से अगर हम तरक्की और तामीर करने के हवाले से बात कर रहे हैं तो इन शहदा की वजह से है। तो नौरीन असलम साहिबा को जब मदऊ किया टेलीफोन कॉल पर, तो उन्होंने कॉल के दौरान ये बात भी की, क्योंकि प्रोग्राम के बीच में भी फिर ये डिस्कशन ज़रूर होगी, कि उनसे जब ये डिस्कस किया कि लास्ट प्रोग्राम जो था वो मैंने कंडक्ट किया था चौधरी असलम का, तो नौरीन असलम साहिबा का ये कहना था कि मैं कभी भी आपको नहीं भूल सकती, क्योंकि आपने ये सवाल किया था कि सब लोगों को जो अटैक होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं उनको अज़र या तकलीफ़ पहुंचती है माँ सवाए चौधरी असलम के। मेरा कहने का मकसद शायद वो नहीं था, लेकिन उस प्रोग्राम को कंडक्ट करना शायद मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था नौरीन असलम साहिबा की मौजूदगी में, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कोई और, शायद पुलिस अगर ऑफिसर्स की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स, बहादुर पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स की बात की जाए, तो चौधरी असलम शहीद के अलावा हमें कोई और इतना बड़ा नाम नज़र नहीं आता। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन असलम साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा आपका बिज़नेस प्लस के लिए वक्त निकालना, और मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत ऑनर की बात है कि आप मेरे शो में इस वक्त हाजिर हुई हैं। सबसे पहले भट्ट साहब आपसे आगाज़ कर लेते, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सैड मूड बना दिया पाकिस्तान की आवाम का, वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने जो एक एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं ज़रूर अपने शेयर करना चाहता हूँ। आपसे आगाज़ करते हैं भट्ट साहब। अब एक जनरेशन गैप है, अब इसको ज़रा मान लीजिएगा, अब ये नहीं कहिएगा कि आप मेरी उम्र के हैं तो आप कहीं इसको भूल जाएं। आपको क्या लगता है कि जब आप छोटे थे, ईद की खुशियाँ आती थीं, ईद का मौका आता था, उस वक्त की ईद को अगर मनाने के हवाले से बात की जाए और अब की अगर ईद को मनाने के हवाले से बात की जाए तो क्या डिफरेंस नज़र आता है? एक चीज़, और ये क्योंकि मैं तमाम अपने जो भी हमारे मेहमान आएंगे उनसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि उनका बचपन, फिर जवानी और उसके बाद अब एक मैच्योर एज के ऊपर वो जिस तरह फील करते हैं, मैं वो ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो वो आर्मी ऑफिसर्स की क्या फीलिंग होती है जब वो अपनों से बहुत दूर पाकिस्तान के एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो बॉर्डर्स पे मौजूद हैं या कहीं अपने लिए ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा सुहेल साहब आपका, आपने मैं आज इस ख़ास मौके पे दावत दी है। आपने सबसे पहला सवाल तो ये किया है कि हमारे ज़माने में ईद कैसे मनाई जाती थी। हकीकत ये है कि हमारी जो माजी की ईद है, जब हम बचपन में छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वो ईद किसी और तरह से मनाई जाती थी, और आजकल ईद जो है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बदल चुका है। इसका जो सबसे बड़ा फ़र्क था वो ये था कि माजी की जो ईद होती थी उसमें तमाम फैमिली के जो मेंबर्स होते थे वो सारे इकट्ठे हो जाते थे एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, और सब मिल के ईद मनाते थे। अभी जो हालत है, सूरत हाल है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, और उस तरह से ईद नहीं मनाई जाती जिस तरह से मनानी चाहिए। अभी ईद भी देखा जाए तो एक कमर्शियल एक्टिविटी में तब्दील हो चुकी है। बदकिस्मती से मेजॉरिटी जो है लोगों की वो इस ईद को तो नहीं मना सकती, माँ सिवाय उन लोगों के जो कि बड़े सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं बट साहब, अभी अल्लाह का वास्ता है, आज ईद लॉन्च के इस शो को ना वो करंट अफेयर्स के शो पे ना ले जाइएगा, फिर मेरा और आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, झगड़ा नहीं शुरू होगा। मतलब आप आज भी अमीरी गरीबी उस वाले चक्कर में, मैं सही बता रहा हूँ आपको। देखें ना, जिस गरीब आदमी कह रहे हैं कि आप ईद नहीं मना सकता। देखिए, असूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि आप ये जो पैसा लेविशली खर्च करते हैं और करोड़ों रुपए के गिफ्ट बांटते हैं, क्या आपकी नज़र उन लोगों पर नहीं जाती जो कि इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो ईद का अपने बच्चों को नया जोड़ा लेके दे सकें, या उनको कुछ मतलब यह है कि उनको भी कुछ एंटरटेनमेंट दे सकें।
हमारी उनके ऊपर नज़र क्यों नहीं जाती है? हर मोहल्ले में जहाँ पर भी अमीर लोग रहते हैं, आस पड़ोस में गरीब लोग भी रहते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि उनको जाके उनसे मालूमात हासिल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ चैरिटी का सिस्टम बड़ा वसी है, लेकिन वो चंद मखसूस जो ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। और वो भी मतलब ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं कल्चर था। नहीं था पहले हैं? ये कल्चर पहले नहीं ये था? पहले बिल्कुल कल्चर नहीं था। ये इसको इस्टेब्लिश हुए तकरीबन मैंने ख्याल है कि 25-30 साल हुए हैं ये कल्चर जो डेवलप हुआ है। अच्छा है कि मतलब ये है कि गरीब लोगों को आप लुक आफ्टर करते हैं, उनकी बच्चियों की शादियों के लिए भी जहेज़ भी देते हैं और गरीबों को खाना भी खिलाते हैं। और आप हैरान होंगे देख कर के इसमें जो खाना खाने वाले लोग होते हैं उसमें मतवसत तबके के लोग भी बाज़ औक़ात नज़र आते हैं बैठे हुए, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान है। तो इसमें मतलब खुशियाँ तो उस वक्त मनाई जाती हैं जब आदमी खुशहाल हो, उसके हालात बेहतर हों, तो उसमें तो वो खुशी मना सकता है। लेकिन उसको ये वरीड हो, हर वक्त ये परेशानी हो कि भाई मैं अभी रात का खाना पकेगा कि नहीं पकेगा, मेरे बच्चे कहीं भूखे तो नहीं सोएंगे, उसने गरीब ने क्या ईद मनानी है। तो हमें मतलब इनको भी हिस्सा बनाना चाहिए अपनी ईद का, कि अगर हम ख़र्चा कर रहे हैं, ख़ुद अगर 1000 खर्च कर रहे हैं तो 100-200 रुपये उनके ऊपर भी खर्च करें, तो मेरा ख्याल है कि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। दूसरा आपने ये कहा कि जो फ़ौजी हैं, फ़ौजी तो यकीनन आपको पता होना चाहिए, इस वक्त देखें 1.5 लाख फ़ौज तो फाटा में आपकी बैठी हुई है। ज़ाहिर है उनमें शादीशुदा भी हैं, कुछ बैचलर्स भी हैं, लेकिन यह है कि वो तो एक कौमी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। उनका भी दिल करता है कि वो भी अपने बच्चों के साथ ईद मनाएं, लेकिन उनका जो आपके भी अपने ज़माने में जब पोस्टिंग वगैरह हुई होगी अकेले बिल्कुल होते थे। बाज़ औक़ात किस तरह ईद मनाते थे वहाँ पे जब आप फैमिली से दूर होते थे और सिर्फ उसमें तमाम फौजी ऑफिसर्स या बिल्कुल सही है, वो कैंप लाइफ होती है, उसमें आपको हर किस्म की सहूलत होती है। वहाँ भी सवैयाँ पकती थीं और अच्छे खाने पकते थे, और यूनिटों में जवानों के लिए उसको बड़ा खाना कहते हैं, बड़ा खाना उनके लिए पकता है और बड़ा अच्छा। वो मतलब बड़े खाने से मुराद ये है कि अच्छा मुर्गी भी होती है, गोश्त भी होता है, चपाती भी होती है, नान भी होता है। आम हालात में भी होती होगी? नहीं, आम हालात में नहीं, आम हालात में तो कभी कभी होता है ना, लेकिन इसका जो बड़े खाने का मेनू है ये काफ़ी अच्छा होता है और इसके लिए बड़ी तैयारी वगैरह पे होती भी जा सकते थे? आउटिंग वगैरह पे भी जा सकते थे? अलाउ होता था? हाँ, आप छुट्टियाँ अगर आपकी हैं तो आप जा सकते हैं। आप गेम्स खेलते थे शाम को, मतलब यह है कि सिर्फ यह है कि आप अपने घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर या तो आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे लें या फिर आप घर चले जाएं। लेकिन यह है कि कुछ लोग जो है उनको छुट्टी दी जाती थी, लेकिन जाहिर है एक वक्त में अगर 20 अफसर हैं तो 2-3 ही जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। तो वहाँ पर भी एक किस्म का ऐसा अच्छा माहौल बन जाता है कि आप मतलब यह है कि ज़ाहिर है घर की याद तो आती है, माँ बाप की याद आती है, अगर कोई शादीशुदा है तो उनको बच्चों की याद आती है। अच्छा, बीवी आप भूल गए वैसे? लेकिन बीवी भूल गए बीच में से? नहीं, जब आप बच्चों की याद आएगी, अगर ये प्रोग्राम देख रही होंगी नहीं तो घर जाके मुर्गा बनना पड़ जाएगा आपको शायद। बन जाएंगे वक्ती तौर पर, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये पहले एक्सपीरियंस हो चुका है? हाँ, पहले हो चुका है। हर मर्द जो है कुछ ना कुछ तो उसको बनना पड़ता है अगर उसने घर के हालात अच्छे बाकी सबका जिक्र किया, माँ बाप का भी जिक्र कर दिया, भाइयों का भी जिक्र कर दिया, जब औलाद का भी आपने बता दिया। नहीं, जब बीच में से भाभी आप से जब मैंने बच्चों का जिक्र किया तो इसमें जाहिर है बेगम भी शामिल है। नहीं सर, नाम लेके आप बता सकते हैं। हाँ, नाम लेके बताना चाहिए। मतलब अगर आज का फौजी इतना शर्मीला है तो मैं नहीं, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। अगर आपको इतना ही एतराज़ है तो मैं नहीं, मुझे थोड़ा सा हुआ क्योंकि मुझे आपकी बाद की हालत देख के मुझे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक फ़र्ज़ है जिसको कि फ़ौज हो, जैसे आपने खुद ही अर्ज़ किया कि डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं। बट साहब आप समझते हैं मैंने जो तमहीद बांधी, रियल हीरोज़ हमारे यही हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सेलिब्रिटीज़ तो हम रोज़ देखते हैं, मतलब सारा साल देखते हैं। लाखों रुपए दे के उनको बुलाया भी जाता है और उनको मतलब ये है कि काश अगर हम ये आपने एक अच्छी मतलब रवायत कायम की है। वैसे आपके चैनल में आमतौर पर देखने में ना, इसलिए नहीं कि मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ आपके चैनल का, लेकिन मैंने जो नोट किया है वो ये है कि आप इस किस्म की जो फजूलियात हैं उनके उसके अंदर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और कोशिश करते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं,
जो हकीकी लाइफ अच्छा, बट साहब है एक और उसको चीज़, बयान किया मैं अब डॉक्टर साहब के पास जाने से कबल एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। ऐसी जो ट्रांसमिशंस होती हैं, अमूमन हम उस ट्रांसमिशन में बैठकर उन सेलिब्रिटीज़ के साथ जो शायद 5 लाख या 10 लाख रुपया एक अपीयरेंस की लेते हैं, हम बात कर रहे होते हैं गुरबा की। शायद अगर वो चैनल्स जो हैं या जो जिस तरह के प्रोग्राम्स नशर किए जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ इस वजह से कि शायद उनसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो सके, वो पैसा भी अगर वो मीडिया मालकान जो है, मीडिया हाउसेस के मालकान जो हैं, वो गुरबा पे खर्च करें या ऐसे लोगों पर खर्च किया जाए, तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आ सकती है। नहीं, ये तो मतलब ये है कि आपकी विश तो हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि टीवी चैनल जितने भी हैं वो एक कमर्शियल अदारे हैं और उनके बेसिक एम जो होता है वो ये होता है पैसा कमाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। अब कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो कि मतलब ये है कि अल्लाह के नाम पर भी निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, गरीबों को भी देते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं, बस सब ऐसे नहीं हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये रवश जो है ये तब्दील होनी चाहिए, हमें उन बाइकआउट करना चाहिए इनको। हाँ, नहीं बाइकआउट, आप इस तरह के लोगों का जो है जो अब पाकिस्तान की आवाम से ही बने हुए, तो होना ये चाहिए कि जिन लोगों ने मुल्क के लिए कोई अहम कारनामे अंजाम दिए हैं और अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अभी खुशी की बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पुलिस के ऑफिसर जो शहीद हो जाते हैं इसमें अपना दहशतगर्दी के वाक़यात में, किसी भी वाक़यात में, तो वो पहले 20 लाख देते थे, अभी उन्होंने 50 लाख रकम कर दी है। तो ये कामिल अली शाह साहब का मैं मतलब ये है कि अप्रिशिएट करना कामिल अली शाह साहब की तारीफ मैं करवाता हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह आप समझते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी ईद के शोज़ में इस तरह के डॉक्टर हजरात को बुलाया जाए और उन पर उनके हवाले से बात की जाए, शायद कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता, लेकिन कम होता होगा। किस तरह ईद गुजरती है? यकीनन कोई ड्यूटीज़ आप लोगों की लगती हैं एमरजेंसीज़ के हवाले से, हॉस्पिटल में आप सर्व कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी लगा कि या आज तो छुट्टी है, आज हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए थी? तो किस तरह ईद किस तरह गुजरती है, सबसे पहले तो वो बताएं पाकिस्तान के अवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल नाज़रीन, एंड ईद मुबारक। बात आपकी बहुत सच्ची है कि उन लोगों को शायद इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता जो इतनी अवामी फ़िगर ना हो। डॉक्टर्स सारे या सारी पुलिस अफसरान, इवन स्टाफ हमारे हॉस्पिटल में जो नर्सेस वगैरह काम करते हैं, सारे हर कोई ड्यूटी पे होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा हॉस्पिटल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टीपल टीम्स होती हैं, टीम वाइज सर्व करते हैं और टीम वाइज हम डिवाइड करते हैं कि एक कुछ लोग पहले दिन, कुछ लोग दूसरे दिन, कुछ लोग तीसरे दिन। छुट्टी मिल जाती है? छुट्टी तो मिलती है, पर ये होता है कि बाकायदा छुट्टी नहीं मिलती जिस तरह बाकी सबको मिलती है। जिस तरह गवर्नमेंट हॉलीडेज़ अनाउंस हुई हैं, तो हमें पता है कि हमें 5-6 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, हमें वही 2 दिन की छुट्टी मिलनी है या 1 दिन की छुट्टी मिलनी है, डिपेंडिंग ऑन के हमारे कितनी टीम्स हैं और हमें कितना मतलब पेशेंट लोड है। यूजली इस ईद में थोड़ा कम पेशेंट लोड होता है। पेशेंट या तो रमज़ानों के अंदर बहुत आ रहे होते हैं क्योंकि बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, या ईद पे कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर लेते हैं। पर बकरा ईद में हमारे पास पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो क्योंकि उस वक्त जो है बहुत ट्रॉमा हिस्ट्री आ रही होती है, या किसी को कुछ लग गया या गाय भैंसों ने मार दिया, तो उस वक्त उस ज़माने में ज़्यादा पेशेंट होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फिर उस वक्त और छुट्टियाँ कम हो जाती हैं। हाँ, वो ईद के बाद दूसरे तीसरे दिन फिर वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि अब वो जब रमज़ान के गैप के बाद आप एकदम खाने के हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतियाती करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह बचा जाएगा, वो भी आवाम से शेयर करेंगे। लेकिन अभी आप बताएं कि आपको कैसा लगता है कि जब तमाम लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, आपके दोस्त अहबाब आपके रिश्तेदार जो हैं वो कॉल्स करके आपको ईद मुबारक कह रहे होते हैं और आपको बताते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ हैं या फैमिली के साथ इस वक्त एंगेज हैं? मैं आपको ये कहूँगी कि क्योंकि हमने ये प्रोफेशन ऑप्ट किया है अपनी मर्ज़ी से, या हम इस प्रोफेशन में क्योंकि जब से MBBS शुरू होता है, आई थिंक जब से ही स्टूडेंट्स लाइफ भी इतनी हेक्टिक होती है कि आपको उस वक्त से, उस ज़माने से आपको पता चल जाता है कि आप कितने बिजी रहने वाले हैं लाइफ में। तो हमने ये खुद ऑप्ट किया होता है, तो ये हमारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम ये खुद बाई चॉइस लेते हैं कि हम सर्व करेंगे। तो फिर आई बिलीव कि हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती छुट्टी की। हाँ, हमें इस बात की ज़रूर खुशी होती है जब हम एक पेशेंट को अगर आए हमारे पास इमरजेंसी में और हम उसको सेहतियाब करके भेजें, तो उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमने एफर्ट्स किए हैं और अल्लाह ने शिफा दी, तो उसकी वजह से वो बेहतर हो गया। अच्छा हेरा साहब, ये बताएं कि किस तरह ईद किस तरह गुजरती है? ईद हॉस्पिटल में ये होता है कि वही, अगर जिस तरह के फर्स्ट डे तो हम जो है अगर लेट, वैसे 8:30 बजे ड्यूटी जिस तरह शुरू होती है, तो लेट 9-9:30
हम पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि हमारे इसमें हॉस्पिटल भी में डंडी लगती है मतलब? नहीं वो उतना अलाउंस होता है, क्योंकि वो या तो सुबह ईद की नमाज या थोड़ा बहुत ड्रेसअप होना या जो भी। जो पहले डॉक्टर मौजूद होता है वो उस वक्त तक नहीं जाता जब तक के दूसरा नहीं आता, डॉक्टर नहीं आ जाए। हाँ। बेचारा रात वाला फंस गया। रात वाला फंस गया। ओवर टाइम थोड़ा लगाना पड़ता है, थोड़ा लगाना पड़ता है ये। हाँ। पर ये है कि क्योंकि हम बहुत अरसे से एक हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, हमारी दोस्तियाँ यारियाँ वहाँ भी बन जाती हैं, तो फिर वहाँ भी वो एक इंजॉयमेंट होती है। वहाँ पे भी कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं कि अगर कोई फर्ज करे बर्डन या इस तरह के कोई हालात नहीं है इमरजेंसी के, तो वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन के लिए हवाले से कोई पार्टी या कोई इस तरह मिल के वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो कहते हैं ना रैंडम प्लान, वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हों उसमें, जो कि बहुत कम होता है, क्योंकि जो है आप जाहिर सी बात है मैक्सिमम टाइम्स इमरजेंसीज डील कर रहे होते हैं और हर कोई फारिग नहीं होता एक टाइम पे, कभी एक बंदा बिजी कभी दूसरा, तो वो एकदम नहीं होता। और अगर ऐसा हो तो रैंडम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स ही होते हैं इतने। अच्छा, अब नौरीन असलम साहिबा से पूछने के बाद आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि घर पे आप जब आपको छुट्टी मिल जाती है 1 या 2 दिन की, उसमें आप क्या करते हैं? वो जब अपनी फैमिलीज़ के साथ अगर आपको वक्त मिलता है तो उसको किस तरह एंजॉय किया जाता है, वो ज़रूर बताइएगा हमारे नाज़रीन को। नौरीन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है। चौधरी असलम साहब मेरे भाइयों की तरह थे, मेरे पुरशफ़ीक दोस्त और बड़े भाइयों की तरह मैं उनको समझता था। क्या कहेंगी इस खुशी के मौके पर? मैं उदासी वाली कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगता है ऐसे ईद के मौके पर, ऐसे खुशी के मौके पर जब चौधरी साहब नहीं होते? पहले तो मेरी तरफ चैनल वालों को सलाम, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को सलाम पेश करती हूँ, ईद मुबारक बोलती हूँ। चौधरी साहब बल्कि मेरी फ़र्स्ट ईद है उनके जाने के बाद। तो सुबह जब हम उठते हैं, अपने जो सिस्टम होते हैं स्वीट डिशेस के, उसके साथ चौधरी पहली एंट्री होती थी नमाज के बाद कि उनको मतलब वो टाइम होता है उनको याद करने का सबसे। अब तो ये होता है कि पहले कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ फातिहा करते हैं, फिर आ जाते हैं फजर के बाद। तो बस ईद नॉर्मली गुजर जाती है। डिफरेंस क्या? सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है कि फादर की मतलब बाप की यादों को बढ़ा देता है आम दिनों से ज़्यादा। अच्छा, जब चौधरी साहब होते थे तो किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी? सारा दिन घर पे होते थे या हमारे साथ कभी ईद ही नहीं गुजरी? तो अच्छा, कभी ईद ही नहीं मनाई, ये शिकायत रही? मेरा पहला हस्बैंड है जिसने मैंने पहले भी कितने इंटरव्यूज़ में कहा कि 20 साल की लाइफ में मुझे 1.5 साल का टाइम मिला उससे। टोटल काउंटिंग की जाए तो इतने ही घंटे इतने ही मिनट्स बने। जब छुट्टी मिलती थी, चले फर्ज करें सिर्फ उम्रे पे। अच्छा, 7 डेज 8 डेज हर रमजान। तो अभी कह रही ईद पे भी वो फील्ड पे होते थे, घर पे नहीं? 12 बजे चले जाते थे ना, बस इतना ही टाइम होता था। तो यानी कि 8 से 12 जब वो नमाज पढ़ के आए तो उसमें सोना भी तो होता है ना। वो किधर जाएगा? नाइट में तो आपको पता है कि पुलिस वालों की अपनी एक रस्में होती है, केक और फ्रूट्स वगैरह। प्यार और इसी के देखा आप नहीं, प्रोफेशंस तो हर एक का अपना अपना होता है, मगर कुछ उनका ज़्यादा जुनून था जो कि पाकिस्तान ने भी देखा है, कराची में देखा। तो मैं ये नहीं कहूँगी, हम लोग उनको यही कहते थे फर्स्ट वाइफ आपकी वो है जी चाहे। तो जेलसी हुई आपको फर्स्ट वाइफ से कभी? नहीं, कभी भी नहीं। अगर ऐसी बात होती तो आज यहाँ चौधरी को मनवाने में बड़ा टाइम ऐसा ना होता जो आज है। अच्छा, अब किस तरह बच्चों के साथ ईद मनाते हैं, रिश्तेदारों में किस तरह ईद का दिन किस तरह गुजरता है? फर्स्ट ईद पाकिस्तान में आई हूँ अभी। तो किस तरह गुजरेगी? कुछ प्लान है रिश्तेदारों में, कोई रिश्तेदार दोस्तों सारे में? मेरे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर को मेन हेडक्वार्टर समझा जाता है हमेशा से। मगर जब से मैं यहाँ से मूव हुई, पाकिस्तान से आउट हुई बच्चों के लिए, तो अब मेरी फर्स्ट ईद पाकिस्तान में। वहाँ तो हम ईद ही नहीं मनाते रहे। अच्छा, चौधरी साहब चले फील्ड पे होते थे, काम कर रहे होते थे, तो हम आपका बच्चों के साथ और ईद के मौके पर किस तरह का दिन? मैं बच्चों को बाहर भी ले जाती थी और इवनिंग में कोई पार्टीज़ वगैरह बच्चों की रख लेते थे, या म्यूज़िकल। चौधरी साहब कभी जल्दी आ जाते 12-1 बजे, तो उनको आदत शौक था गज़ल सुनने का। अच्छा, तो बस इसी तरह ईद गुजर जाती थी, कुछ कुकिंग में। अच्छा नौरीन साहब, अब ये मौका नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा आपसे पहली दफ़ा इंट्रैक्शन हो रहा है किसी भी इंटरव्यू की सूरत में। आपको लगता है कि जो चीज़ें, जिस तरह भट्ट साहब ने भी अभी तारीफ़ें कर रहे थे कायम अली शाह और सिंध हुकूमत की, कायम अली शाह साहब की और सिंध हुकूमत की, मैं तो नहीं करने वाली। मैं इसीलिए आपके पास तो आया। मैंने उनको रोका इसीलिए था क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि शोहदा के हवाले से, शोहदा के साथ जो पाकिस्तान क्या मैं कहती हूँ कि चले जो भी काम किया उसने अपने वतन के लिए किया, उसको कहाँ से ऑफर नहीं थी चौधरी असलम को। मैंने उनसे तो मतलब अगर वो चाहते तो पाकिस्तान छोड़ सकते थे ऐसी कंडीशन में। उन्होंने तो पाकिस्तान को 1 सेकंड नहीं छोड़ा, सिर्फ अपनी उम्र की और उनकी वजूहत वो एक अलग होती है, एक्स पाकिस्तान लीव लेकर जाना। ठीक, गवर्नमेंट ने जो किया वो एक अलग कहानी है पूरी।
नहीं, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को यहाँ ज़रूर से बताएं। सिर्फ मुझे फेंकने का एक सिलसिला कायम हुआ था कि चलो जी साइड कर दें, तो कुछ 1 साल के बाद सारी स्टोरीज खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन नौरीन साहब कमिटमेंट्स मुझे आज भी याद है, तो बहुत की थी उन्होंने। इतने नारे लगाए गए, इतनी बातें की गई, जो भी मीडिया पर्सन अगर मीडिया पे आ आप रहे कोई थे। इससे अलग प्रोग्राम रखे, आप बिलावल साहब को लाइन पे ले, मैं आपके साथ प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। मैं इन चीज़ों से घबराती नहीं हूँ, जो सच है वही बात करूँगी। नहीं, मैं सिर्फ इस वजह से बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, 1 साल की फीस अदा हुई थी, जो बिलावल साहब ने कहा 65,000 दिरहम। वो एक लंबी स्टोरी है, वहाँ से मेरे बच्चे कैसे किक आउट होते हैं। एक माँ 4 डेज के अंदर परदेश में रहकर 4 दिन के अंदर एक नए टेस्ट देती है, अमेरिकन में डालती है, तो वो बच्चे वहाँ पे। नौरीन साहब, मेरा ये प्रोग्राम में ये सारी मेरी चीज़ें बेटी को डिस्कस करना, एडमिशन नहीं दिलाया गया, ज़ेबियस्ट में इनकार कर दिया। देखें नौरीन साहब, माजरत, मुझे मालूम है कि ये चीज़ें शायद इस मौके की मुनासबत से नहीं है, तो नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर बता रहा हूँ कि उन शोहदा के लिए जो कमिटमेंट्स की जाती है शोहदा मीडिया के को- ऊपर आकर, ये हमारे सियासतदान हो गए या हुक्मरान हो गए, उसमें से कितनी चीज़ें जो है हम पूरी करते हैं और हम अपने उन शोहदा के फैमिली को कितना लुक आफ्टर करते हैं। नहीं, मीडिया ने हमेशा अच्छे किरदार किए। स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी कि चौधरी असलम या हमारी, जब आज इस ईद के मौके पर अगर ऐसा ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो ये फर्स्ट है जो बिजनेस प्लस ने लॉन्च किया है, जो मैंने अभी तक देखा है। ऐसे तो हम करते हैं, रमज़ान देख लिया इधर, ये चीज़ें हैं जनरल, मगर जो शौदा को और जो सारी चीज़ों को लेकर आप चले हैं, ये बिजनेस प्लस ने मतलब अपनी तरफ से एक पहला कदम उठाया है। मेरे ख्याल में नौरीन साहब, पूरे साल में हम ना यकीनन इवेंट्स पे तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर याद रखा जाता है। जब पाकिस्तान डे मनाया जाए, 14 अगस्त मनाई जाए, कोई भी इस तरह का, उस वक्त तो हम ज़रूर बात करते हैं। हम उन खुशी के लम्हात में भी उन लोगों को शामिल करें और उनकी उन तकालीफ को ज़रूर रजिस्टर करें, क्योंकि आप अगर चौधरी असलम साहब ने कोई कुर्बानी दी, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं दी, अपनी फैमिली के लिए नहीं दी, इस पाकिस्तान के लिए दी है। तो मेरे ख्याल में उन तमाम चीज़ों को रजिस्टर करना और उनकी आवाज़ बनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, दूसरी बात यह है कि अगर जो भी हुकूमत ने कमिटमेंट की हैं, जो कि सारी मीडिया सर, वो ने तो देखी सिर्फ हैं। ज़बानी है ना, ये नहीं, तो वही ज़बानी नारे हो गए जो आपने देखिए, मीडिया के ऊपर आकर इलेक्शंस में लगाए अवाम के सामने, और वही आपने। जैसा बात यह है इधर कि हमें नहीं हुकूमत मालूम की- चलेंगे पहले। हुकूमत की जो कमिटमेंट होती हैं वो एक आम आदमी की कमिटमेंट से मुख्तलिफ होती हैं। उनको ऑनर करना चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म से हमने आज वैसे बात तो कर ली है जी, इसके नहीं, लेकिन मैं ज़रूर इस प्रोग्राम के अलावा भी नौरीन साहिबा और हुकूमती अरकान को बुलवा के ज़रूर इस पर बात की जाएगी। मैं चाहूँगा कोई वाक़या, कोई ऐसी चीज़ हो जो यादगार हो चौधरी साहब के हवाले से, जो आप शेयर करना चाहती हो ईद के हवाले से, या वैसे अगर आपको कभी याद आता हो, कभी भी कोई इस तरह का इवेंट आता आप है। भूल गए हैं चौधरी को? मैं तो कभी भी नहीं भूल तो मैं सकता। बीवी हूँ, मैं भी नहीं, मैं तो ये सब ये आवाम को नहीं मेरा मालूम तो ना। 20 साल का देखिए, सफ़र मेरा है। ताल्लुक और आपका ताल्लुक ज़रूर रहा, लेकिन आवाम का ताल्लुक उस तरह पर्सनली लेवल पे नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ आपको अगर कोई चीज़ ऐसा याद है जो आप शेयर करना एक चाहती अदा हो। है उनकी जो मैं पूरे पाकिस्तान में नहीं देखती, बस एक फकीराना सी अंदाज। वो तो मैंने आपको बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो देखने वालों पहली दफ़ा घबरा जाएगा, जब उससे मिलेगा तो उसका हो जाएगा। मैं ज़रूर ये बताऊंगा कि हम जब शो कर रहे, उनके साथ शो प्लान कर रहे थे, तो 2 चीज़ें एक ऐसी हुई, एक मैं शेयर नहीं करना चाहता, वो सिक्योरिटी कंसर्न और रीजंस की वजह से, वो ज़रूर वैसे कभी डिस्कस हुई, लेकिन एक चीज़, वो कॉन्शियस बहुत होते थे, तो जब वो बात कर रहे होते थे तो आसपास वो नज़रें बहुत घुमाते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे, और मैं ये कंफ्यूज होता था, यार ये कैमरा फेस क्यों नहीं करना चाहते, मेरी आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बात करना चाहते। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने चौधरी साहब से पूछा, मैंने कहा चौधरी साहब क्या वजह है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात बोलता, भाई मैं आसपास भी देखता हूँ यार, कौन सा रिएक्शन, कौन क्या कर रहा है, तो मैं उसको ज़रा ऑब्जर्व करता हूँ। उनकी माशाल्लाह एक चीज़ सबसे अच्छी थी, उनकी मेमोरी बड़ी फास्ट थी लाइफ के अंदर। उन्होंने कभी किसी चीज़ की रीडिंग नहीं की, घर में अपनी केसेस की भी, अगर 10 साल पुराना केस है उनको डेट, टाइम, सेकंड, सारी चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ पे फिर आपसे शेयर करना मेरे ख्याल में ऐसे ही है, आपको तो ये बताने वाली बात नहीं। वो कुछ लोग ऐसे होते थे, जब भी मैंने कभी इंटरव्यू किया, अगर आप उनसे कोई चुपते हुए सवालात करें तो वो यकीनन ज़रा तल्ख हो जाती थी बात और नाराज़ हो जाते। चौधरी साहब हंसते थे, और वो जो काउंटर किया करते थे वो मजाक के अंदर, जिस तरह जैसे मैंने उनसे कहा कि यार पुलिस वाले जो हैं, हमने तो वो पुलिस देखी है जो जेबों से 10 रुपये निकाल लेते हैं। चौधरी साहब ने काउंटर बड़ा चाहिए, बोलते तो आपको राय साहब पुलिस के 10 रुपये याद है, बाकी कोई चीज़ याद नहीं आती है। तो उनके अंदर जो मज़ा और सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत अच्छा था। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं कि आम उसमें दिनों में
और ब्रेक पे भी बार बार तंग किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कमर्शियल चला रहे हैं, थोड़े से पैसे कमा लें हम भी। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापसी पे आपसे ये जानेंगे कि ईद जब रमज़ान ख़त्म होता है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताएं कि लोग ना खाने में काफ़ी ज़्यादा बेहतियाती करते हैं, और उमूमन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इस तरह के केसेस बहुत आते होंगे जो खाने में बेहतियाती के हवाले से हो। किस तरह का एहतियात करना चाहिए आवाम को रमज़ान के बाद, और दूसरा आप अगर जब घर वालों के साथ होती हैं तो ईद को किस तरह सेलिब्रेट करती हैं, इसका जवाब लेंगे और आवाम से जो जाने आप आवाम को बताएंगे। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद नाज़रीन वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएँ, देखते हैं बिज़नेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सादिया ने, मॉडल भी हैं, एंकर भी हैं, इनको वेलकम कहते हैं ईद के स्पेशल शो में। जी सादिया, ईद मुबारक कहूँगी मैं सबको। और क्या हाल है आपके सुहेल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बहुत और जैसे हमेशा की तरह हुआ, ख़वातीन की तैयारी में इन्होंने फिर लेट किया, एक ब्रेक लेनी पड़ गई और मुझे अकेले शो शुरू करना पड़ा, और फिर ये इन्होंने अभी ब्रेक में इन्होंने हमें ज्वाइन किया। ईद है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा तैयार होने के लिए अब यही बात हो रही है कि ईद किस तरह गुजर रही है, और ख़वातीन की वो देखें, वो भी दो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे पहले तैयार होकर आगे, लेकिन मॉडल्स की ईद ज़रा थोड़ी सी अलग होती है। अभी हम यही बात कर रहे थे। सुहेल, आई एम सॉरी, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने नेक्स्ट जी सॉरी। तो मेरे ख्याल में आपने ना ईद चांद रात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारी है, तो आपको सुबह जो है वो आंख नहीं आपकी खुल रही। अच्छा हिरा साहब, आपके लिए हम सवाल छोड़ के गए थे और ब्रेक पे हमने ये सवाल किया था कि अगर वैसे जब छुट्टी होती है तो फैमिली के साथ किस तरह वक्त गुजरता है, और ईदी के हवाले से मैं ज़रूर आप तीनों हज़रात से जानूंगा, क्योंकि ईद बग़ैर ईदी के जो है वो नामुकम्मल होती है। और दूसरा ये कि अब ये भी ज़रूर बताएं कि एहतियात किस तरह की करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में हमने देखा है कि काफ़ी कॉन्शियस होते हैं खाने पीने के हवाले से, डाइट के हवाले से हम ज़रा थोड़ा सा एहतियात करते हैं, वेट भी हम ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ईद के ऊपर ऐसा बेहतियाती होती है कि अमूमन लोग जो होते हैं वो खाने की वजह से बीमार हुए होते हैं या बोलते हैं यार मेरी तबीयत अब ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ईद तो घर पे जाहिर सी बात है बहुत अच्छी गुजरती है, घर वालों के साथ गुजरती है। माशाल्लाह मेरा बेटा इतना छोटा है, वो उसको इतना इंटरेस्ट होता है कलरफुल चीज़ों में, और वो इतना इंजॉय करता है जब हम कहीं जाते हैं तो होती तो सुबह बिल्कुल फजर की नमाज़ पहले जो उठना होता है और सारी तैयारी करनी पड़ती है, फिर वो शीर खुरमा और पूड़ियों की तैयारी, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर हम सबके घर पे जाते हैं ईद मिलने। तो ये होता है कि सुबह से जो शुरू होता है वो रात को एंड होता है जब डिनर के बाद या। अच्छा, वैसे अमूमन हमने ये देखा है, आप भी बताइएगा डोरिन साहिबा, अमूमन हमने ये देखा है कि ख़वातीन जो होती हैं वो सारा दिन तो किचन और फैमिली को सर्व करने में लग जाती हैं ईद के दिनों में, वो कहीं शाम वाम में जाके कहीं फ्री होती हैं बच्चों और फैमिली से, फिर वो अपने लिए तैयारी करती है। वैसा ही होता है कि आप तैयार होके उन ख़वातीन की तरह के तैयार होके बैठ गए, बाकी काम होता है होए, नहीं होता ना हो? नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि ईद तो यही है ना। ईद नौरीन तो साहब इसका मतलब है ये ऐसा वहाँ पे होता है। मुझे लगा उनकी तरफ से, उन्होंने कहा मैं तैयार हो गई हूँ, मैनू नहीं पता बाकी का होता काम नहीं। मैं थोड़ा किचन में कम ही जाती देखा, तो मुझे उनकी मुस्कुराहट से लगा। मगर ईद वाले दिन तो मजबूरी होती है। लेकिन ईद पे फिर ये भी होता है ना, दावतों का सिलसिला चल रहा होता है तो बहुत सारे रिश्तेदार आपके यहाँ जाते हैं। ईद के दिन जो सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है वो खातून को करना पड़ता है घर में। नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा मैं तैयार हो जाती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, खाना बनता है बड़े। हमारे यहाँ ये सीन है कि हमें ससुराल जाना होता है, पहला सबसे पहला सलाम अपने ससुराल करना है, फिर उससे पहले हम जो इस दुनिया में नहीं है उनके यहाँ जाते हैं कब्रिस्तानों में, फिर उसके बाद तैयारी फिर बाद में होती है, पहले हो जाती है, शाम में होती है। अच्छा, तैयारी शाम में हो जाती है। आपका भी ऐसी है? नहीं, हमारे हिसाब से तो ईद यही है कि आप तैयार होके उसके बाद फिर सबको खिलाओ पिलाओ और खुद खाओ पियो। असल में देखें, एक महीने से आप कंट्रोल किए होते हैं अपने आप को, मतलब खाने पीने से एहतियात की होती है, थोड़ा खाते हैं, तो अब ईद आती है तो फिर स्पेशल खाने तैयार होते हैं, और सारे मतलब यह है कि उसमें ज़रूरी है कि आप एहतियात। सब चले आपसे पूछ लेते हैं, आप एहतियात की रमज़ान में? मैंने बिल्कुल वेट कंट्रोल, क्योंकि आप थोड़ा सा कॉन्शियस हुए, मैं आजकल मैं देख रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैंने बहुत कम इस रमज़ान में खाना खाया है। दावतें हुई हैं? दावतें भी नहीं की, मैं इफ्तारियों में भी नहीं गया, इसी वजह से। एक दो इफ्तारी में गया जहाँ, वहाँ पर भी मैंने
खाने को हाथ हाथ नहीं थोड़ा लगाया, खींच के रखा। हाथ खींच के रखा। तो रमजानों में और- वेट कम होता है अगर हाँ, कम होता है, बिल्कुल कम होता है। मैंने और ये देखिए पूछ रही कौन है। नहीं मैंने 4 किलो वजन कम किया है वैसे। क्या बात। हाँ 4 किलो कम किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि अब चूँकि रमज़ान ख़त्म हो गया है तो इसलिए हमें खाने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम ग्रेजुअली अपने सर एक तरफ खुराक आप को खुद कह रहे हैं लेके जाएं। गरीब को तो वैसे ही बहुत दूर कर नहीं दिया वो तो खाने से। ठीक है, गरीब वो को एहतियात क्या करे, मिलेगा तो लेकिन खाएगा। नहीं, जो वेल टू डू हैं, जो खाना खाने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो एकदम मतलब अपनी डाइट को जो है ना थोड़ा कंट्रोल करें और ग्रेजुअली अपनी डाइट को ज़रा बढ़ाएं, वरना फिर वही जो मतलब आपने ज़्यादा weight ना lose किया, खाएं। ज़्यादा ना खाएं। मतलब ये है कि वो सही नहीं रहेगा उसके लिए। और फिर ये है कि दावतें भी काफ़ी हो जाती हैं। काफ़ी हो जाती हैं, तो उधर भी आपको एहतियात करने की और ज़रूरत दावतों में भी इतने सारे खाने होते हैं तो फिर वो चखने के चक्कर में भी आप ज़्यादा खा लेते हैं। हाँ, ये चक चक ये के जो सुबह बुफे शुरू का कर जो रहे हैं, आजकल वो आप सिलसिला चल रहा लंच है। तक वो पूरा होता है आपका। पूरा लंच की जरूरत नहीं पड़ती फिर। ये तो क्या दावतें वगैरह होती हैं कोई बहुत ज़्यादा मेरी families में? तो जो मतलब पुलिस वालों की एक होता है ना बड़ी दावत, बड़ा खाना जो बोलते भट्ट साहब जिसका जिक्र कर रहे थे? वो मैं पूरी अटेंड करती हूँ। पूरी कुकिंग के ऊपर सरबराही मेरी होती है, वरना मुझे कुक पे भी भरोसा नहीं होता। वो काम करती हूँ डेली वेयर वाले में। सही सही, ये भी ज़रा आप सही बता रही हैं लोगों को कि अब सारे काम नहीं करने चाहिए, तैयार रहना चाहिए। नहीं तो बाहर जो मैं मर्दों वाली वर्किंग करती नहीं हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करती हूँ, हर चीज़ काम, हर डिज़ाइनिंग मेरी हो, तो फिर मैं घर का करूँ। तो वो कितना आप कह करूं? रहे हैं ईद की और छुट्टियों में- मैं एक बात है कि मैंने हर जगह पे ये ज़रूर बताया कि मैंने जब से शादी की मैं सोई नहीं रात भर कभी भी, सर्जरी की नाइट को छोड़कर, जिस दिन मेरी सर्जरी हुई। तो फिर और बताएं कौन सी ड्यूटी तो होती है? मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, तो प्राउड की बात अब- है हम खवातीन के अब लिए। आटा गूंदने लगा अब ये यहाँ पे सर भट्ट साहब ये 3-2 का वैसे भी रेशियो हो गया है, तो हमारी चलनी भी कम ही है मेरे को लग रहा है। हाँ, नहीं कोई ऐसी बात ये नहीं है। अब 3 जो खवातीन मिल गई देखिए, हैं। नहीं असल में असूली तौर पर बात यह है नहीं भट्ट कि साहब ये आपकी सही वैसे है। हमदर्दियाँ नहीं, ज़्यादा नहीं, खवातीन से ही हैं। नहीं नहीं, आर्मी के जितने बात भी ये है मेंस होते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए बड़े अच्छे आपको भी घर में लेकिन ये तो बीच में स्किप कर गए। आपको घर के काम में हिस्सा लेना चाहिए। मतलब इसका ये मतलब है बर्तन शर्तन आप भी धोते हैं? कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। नहीं मैं वैसे जानना चाह रहा कोई हूँ। बुराई नहीं, आपको धोने चाहिए। अगर खातून खाना बीमार है, तकलीफ में है, तो आपको सारा काम करना वैसे ही चाहिए। कल्चर है पाकिस्तान में? मुश्किल से मिलता है। बाकी लेकिन मैं होना क्या चाहिए। सकता, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। मैं अच्छा खा- घर में फिर क्या क्या काम मैं- कर रहे होते हैं ईद पे? चले बता दें कौन आप। घर में, मतलब ये है कि जो बर्तन- ड्यूटी असाइन हुई भी है वो बता दें। बर्तन लगा दिए, मेहमानों को लुक आफ्टर किया और मेहमानों से और बातें कर ली, ये उनसे भी बहुत बातें बड़ा करनी काम होता सबसे है। बड़ा काम होता है। और उनको मतलब अच्छे खाने खिलाना, ये तमाम चीज़ें जो आम हालात में होती हैं, उसमें अच्छा कोई ऐसी ईद के बात ऊपर, नहीं। ईदी के ऊपर आ जाते हैं। चले अच्छा चले पहले नौरीन साहब बस ये वो तो जानते अब एक ख्वाब सा बनकर रह गया है। कौन एक सा? ज़माना- ईदी का? ईदी का ना। नहीं भट्ट साहब वो जो आपसे मेरा कमिटमेंट है ना वो मैं जरूर पूरा अगर करूंगा। आपसे तो मुझे ईदी मिल जाएगी उम्मीद है, लेकिन यह है कि मैं वैसे नहीं लेकिन आपने मुझे इतनी मैं- दफा कहा है मैंने कि वो जहाँ पे नहीं भी थी वो अब कंफर्म आपने कर ली है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि पहले ज़माने में जैसे मैंने कहा कि सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, तो सब मिल मिला के भाई हैं, चाचा हैं, मामा हैं, जो भी अजीज़ वगैरह होते थे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो वो बच्चों को सबको जनाब 5-5, 10-10 रुपये, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये इकट्ठे हो जाते थे, ठीक ठाक पैसे जाते थे उस ज़माने के लिहाज से। अभी ईदी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा छोटे बच्चों को, लेकिन मैं तो ईद ही लूंगी। मैं तो हाँ। आपसे ईद पे मिलने आई हूँ, तो मैं तो ईद भट्ट साहब फिर मेरे को लगता है ईदी इधर जाने वाली है। दे देंगे जी, आपको भी दे देंगे, कोई मसला भट्ट साहब ऐसे भी नहीं मना करते किसी को। हाँ। अच्छा नौरीन साहब वैसे बचपन की ईद की अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि वो लम्हात ऐसे होते हैं कि इंसान वो नहीं भूलता। वो कभी भी वो नहीं खुशियाँ जो अब जो डिफरेंस भट्ट साहब बताना चाह रहे हैं, भट्ट साहब कह रहे हैं कि भट्ट साहब के दौर में, हमारे और आपके दौर में हमने देखा कि खुशियाँ कुछ और तरीके की थी, इंजॉयमेंट कुछ और तरीके का था। ईद की खुशियों के हवाले से बात की जाए तो कुछ और डिज़ाइन होता। अब आजकल के गैजेट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खुशियाँ कुछ और हैं। तो क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? बहुत है इस मामले में। पहले हम छोटी सी चीज़ को इतनी ज़्यादा मतलब एक खुशी महसूस करते थे, अब बच्चे डिमांड करते हैं स्पेशली कि 10,000 20,000 से नीचे हम ईद नहीं लेंगे आपसे। ये तो ऐसा लग रहा है मंथली सैलरी मांग रहे हैं बच्चे। ये मेरे बच्चे, अब मुझे एक बच्चा रात कहता है मम्मा पापा था तो मुझे 1 लाख रुपया दिया करते और आप, मैंने कहा मैं बेटा आपको वहाँ से यहाँ तक शॉपिंग कराते हुए बाकायदा सबके टिकट अरेंज करते हुए मुझे तो 2 लाख में पड़ जैसे गया। महंगाई ऊपर हो गई है, तो अब ईद ही की ये भी डिमांड वैसे चीज़ सही कहा है वो साहब। फिर ईद का कहते रेट हैं भी कि बढ़ गया, आप जैसे जाकर देखें मिलता आपके क्या है। टीवी चैनल की रेटिंग बढ़ गई है, तो फिर ईद ईद के की रेट रेट भी भी बढ़ गए। हाँ होना चाहिए
नहीं, लेकिन आपके ख्याल में वो जो बचपन की जो खुशियां थी वो अब शायद नहीं वो है। कम पैसों में उस वक्त दरअसल जो हालात हमारे मुल्क और सिस्टम के भी थे, पुरसुकून हालात थे। अब अगर कोई रोड पे शॉपिंग भी कर रहा होता है कहीं ना कहीं से, जैसे अभी भी आजकल थ्रेट्स आई है कुछ एरिया के अंदर, जी जी बिल्कुल, तो उसमें अगर जनरल पब्लिक को पता चलता तो वो घबराए हुए होते हैं, करनी भी है, एक टेंशन भी होती है उन पे। तो उस जगह पे जहां हम पहले ईदें गुजार चुके हैं और आज की ईदों में बहुत फर्क है। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब जब ईदी देते थे तो कितनी ईदी मिलती थी? मुझे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मिली? नहीं, कभी याद हो? नहीं, कसम से नहीं देते थे, मैं मुझसे ले लेते थे। अच्छा चलिए, अब आप जब बचपन में मैं सबको देती हूँ। अच्छा, बचपन में जब आप थी तो कितनी ईदी मिलती थी आपको? मुझे कम ही मिलती थी। फिर भी अब उस जमाने के हवाले से बात हो 500 हो जाएगी सारी इकट्ठी मिली सब मिला के, तो मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, इतनी तनख्वाह होती होगी। अच्छा, उस वक्त होता ये था सॉरी वो मतलब महंगाई कम थी तो 10-50 रुपए भी इतने ज्यादा लगते थे कि फिर 500 जमा हो गए तो हम बहुत एक्साइटेड हुआ। अब तो कोई ईदी देने वाला भी नहीं रहा, But अब हमें ही देनी पड़ती है। ना, पहले अगर लिमिटेड अमाउंट भी होती थी ना तो उस बात की खुशी थी कि ईदी मिली, ये नहीं होता था कितनी मिली। अब बहुत डिमांडिंग अब बच्चे ईदी मिलती ही पहले एनवेलप खोलते और चेक करते हैं कि कितनी मिली, कितनी मिली। सिर्फ कमर टर्न करेंगे, पैसा चेक करेंगे, ये कम है हमें मंजूर नहीं। पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ, हमारे साथ तो बड़ा माजरत का कलामी के लिए हमारे साथ तो पता है क्या होता था, जब हमारे कहीं आए, कोई रिश्तेदार आए तो वो जो भी पैसे देके गए, 500 देके गए, 1000 देके गए, 5000, बट जो भी पैसे देके गए, तो अम्मी फौरन आती थी, यार पैसे दियो ना मैनू, थोड़े से पैसे पाके दोबारा उन्होंने वापस कर दिए। बच्चों को तो ईद वो जो अम्मी अब्बू की तरफ से मिली और रिश्तेदारों वाली ईद तो अम्मी अब्बू के पास हमारे आया साथ करती भी थी। होता था। मैं मतलब ये गलत बयानी नहीं कर रहा, तो ये तो अभी है। क्या है, अभी देखे ना बच्चे बड़े होशियार हो गए। अब नहीं देते? नहीं, अब नहीं देते, और बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए। आपने ईदी दी ना, जैसे इन्होंने कहा ना खोल के देखे, तो मान लो यार ये क्या है, ये आए ये 100 रुपया देकर गए हैं। अब तो बच्चे सीधा स्टैंडर्ड की बात करते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कहे 100 रुपया देता है इन्होंने, यार इन्होंने मतलब कुछ तो ख्याल होना चाहिए। लेकिन ईदी तो ईदी कर लेंगे ना, ताकि जो देने वाला है उसको रियलाइजेशन हो जाए कि आपने कम दिए या ज्यादा दिए। पता नहीं, वैसे एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है, बच्चे मुंह भी इस तरह का बना लेते हैं कि आपको लगता है कि शायद थोड़ी सी कम है। कम है बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूंगी ईदी ईदी होती है, कितनी दी गई है ये काम ये असलम रेसानी वाली तरह का बयान दिया, सादिया ने डिग्री होती है। अच्छा, नौरीन साहब, आप आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ऐसे इस खुशी के मौके पर शोहदा के हवाले से आप कुछ पैगाम देना चाहती हो, आप बताना चाहती हो? जी, मेरी तो हमेशा शोहदा के लिए एक बात ज़रूर है कि देखिए, हम जितनी भी नस्लों को आगे चलाएंगे वो आपकी हिम्मत है, स्ट्रॉन्गनेस है। आज हम जैसी माएँ अगर डल हो गई तो आने वाली नस्ल को हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अगर हम यादों में बहुत उनके सामने जाते हैं, कुछ भी है, तो वो बच्चे वो चीज़ें सीखते हैं। अब मेरे बच्चे थे, मैं जब आगा खान पहुंची थी बॉडी पे देखने, तो कुछ मुझे नहीं पता कि मीडिया कौन थी, कहाँ थे, बस एक बंदे पे अपना एक जमूत सा तारी था मुझ पे कि मैं देखूं। तो मेरे एक बेटे ने थोड़ा सा रोने की कोशिश की, तो मैंने कहा मैं इधर ही आपको गाड़ दूंगी अगर मैंने आवाज़ सुनी। ये चौधरी का असलम का घराना है, इसकी आवाज़ नहीं आएगी कभी मीडिया पे। तो मेरे बच्चों ने मेरा साथ, बल्कि बड़ा साथ निभाया है, उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ किया है। बाप तो बाप होता है चाहे जो, और वो जो बच्चों को प्यार करने वाला घर में, मुझसे ज़्यादा तो अपने बाप से प्यार करते थे। तो ऐसे मोड़ पे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शोहदा की फैमिली को अपने अंदर हिम्मत, स्ट्रॉन्गनेस, ये सारी चीज़ें पब्लिक के थ्रू पेश करनी चाहिए ताकि वो कुछ सीखे उनसे। क्या हमने नहीं भुगता, हमने नहीं देखी बॉडी, मैंने क्या नहीं देखा, मैंने कितनी चीज़ों को फेस किया जो मेरे लिए, मैं मतलब ये नहीं थी कि बाहर की वुमेन थी, घर की औरत थी मैं, मगर जब जैसे ही ऐसे हालात हुए तो आपको काबू डालना पड़ता है सब चीज़ों पे, वैसे जो कि माशाल्लाह अच्छा अभी तक गया है। अभी वैसे शोहदा के हवाले से आपने बात की है, तो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो मतलब यह है कि उनको एडवोकेट कंपनसेशन दिया जाता है, मतलब उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया जाता है और फैमिली को भी अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया जाता है। बाज़ केसेस में नेगलेक्ट हो गया होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे बट साहब हम ये समझते हैं कि ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हमारे सहाफ़ी, डॉक्टर्स, शोहदा, ये वो हीरोज़ हैं जिनको हम ऑन स्क्रीन लाना या इनकी अच्छाई या असल में यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम, एप्रिसिएशन, जिस तरह डॉक्टर इरा ने कहा कि एप्रिसिएशन कम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देखें, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर कोई शहीद हो रहा है
तो वो चाहे वो सहाफ़ी है या पुलिस का है या रेंजर का है या आर्मी का है या किसी का भी है, ठीक है कि नहीं है, तो उसको मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, सबको एक ही आंख से देखना चाहिए। कंपनसेशन के हवाले से सबकी कंपनसेशन एक होनी चाहिए, ताकि वो हार्ट बर्निंग पैदा होती है। किसी को आपने 1 करोड़ दे दिया, जो जानने वाला आपका करीबी है उसको आपने 2 करोड़ दे दिया, किसी को 50 लाख दे दिया, किसी को 10 लाख दे दिए। ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि सबको एक आंख से देखें, सब ने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी कौम की खातर, मुल्क की खातर अपनी जान कुर्बान की है। तो उनको मतलब अगर आप कंपनसेशन दे रहे हैं, अब फैमिली के लिए क्या, इंसान का तो कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो सबको एक आंख से देखे, सबको इक्वल कंपनसेशन दे, तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। एक SOPs बना लें, एक सिस्टम बना लें कि जो शहीद होंगे उनके साथ ये ट्रीटमेंट होगा। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अमजद अली साबरी को शहीद किया गया है, उनके अभी बच्चे छोटे हैं और उन्होंने कहा भी कि मेरे छोटे बच्चे मुझे क्यों मारते हो। हाँ, फिर हम ना ये डिस्कशन कहीं हाँ, नहीं वो सही है और लेके जा रहे हैं। हाँ, नूरी साहब ने कहा अभी गर्मा गर्मी में तो सब लोग आ रहे हैं, ताज़ियत भी हो रही है, कमिटमेंट्स भी हो रही है, ये तो सड़कों के नाम भी उनके नाम पे रखे जा रहे हैं। वो 3 माह बाद ये हमें, हाँ, फैमिली से बात की जाए, 3 महीने आप बहुत बड़ा टाइम, हाँ, ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। मैं समझती हूँ 20 डेज के बाद कहानी खत्म जब हादसा, हाँ आई एग्री विद नौरीन के जब हादसा हो जाता है उस वक्त सारे आते हैं, देखें ना, सब लीडर पहुंच रहे हैं ताज़ियत करने के लिए। और आपने देखा होगा उनका एक एशिया का सबसे बड़ा एक म्यूज़िक कवाली इंस्टीट्यूट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब देखना है कि इसको अमली जामा कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा जी हम जॉब भी देंगे, 1 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो कंपनसेशन अगर जो अनाउंस करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे चौधरी असलम साहब के बारे में बेशुमार अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसको ऑनर नहीं किया गया। वो ऑनर करना चाहिए, वो तो फिर आप शोधा का साथ मतलब। अच्छा बट सब छोड़े, जरा थोड़ा सा लाइटली उस पे आते हैं, मूड पे। कितनी ईदी देते हैं बच्चों को? ये तो डिपेंड करता है कि आपके अपने रिसोर्सेज क्या हैं। बट साहब मेरे ख्याल में हम रिसोर्सेज तो पेंशन रिसोर्सेज की तो बात ना करें। नहीं, मैं तो पेंशन वाला आदमी हूँ, बस 1000 रुपया 500। अच्छा वैसे मुझे अभी तक नहीं मिली आपकी तरफ से? देंगे ना भी इंशाल्लाह, स्टार्ट हुई है, जब प्रोग्राम खत्म करूंगा तो दे दूंगा। मैं तैयार हूँ फिर, बिल्कुल, डोंट वरी। तो पेंशन तो 3 मंथ्स पहले से निकाल के रखी है ना, नहीं जोड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई आगे ईद आ रही है, सिस्टम बढ़ेंगे, रिश्तेदार होंगे, बच्चे होंगे, उनको ईद होता ही है। फैमिली को आउटिंग पे भी लेके जाते हैं ईद पे? नहीं, मैं आउटिंग पे नहीं जाता हूँ क्योंकि बच्चे सारे तकरीबन बाहर हैं। तो मैं और हमारी बेगम है और हमारी बेटी हैं, तो बस यहाँ जितने फैमिली है और दूसरे रिश्तेदार जो हैं, तो बारी बारी उनके यहाँ मतलब दावत हो जाती है और चले जाते हैं। आउटिंग का ज़माना अब चला गया, अब हमने क्या आउटिंग करनी है। तो ईद 3 दिन वैसे ही मनाई जाती है? हाँ, 3 दिन बिजी रहते हैं। पहले दिन हमारे यहाँ आते हैं लोग, कल्चर है डॉक्टर साहब अमूमन। हाँ, साफियों के कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो सोते रहते हैं। अगर मॉडल्स और ये ईद के दिन सोते ही रहते हैं, वो उनको मौका मिल जाए नींद का कहीं। आप हैरान होंगे कि आई नो सर्टेन पीपल, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाते। बट साहब अब ये ना करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ सही बता रहा हूँ। ये डंडी आप तो नहीं कहीं मिला? नहीं, मैं नहीं करना। हाँ जी डॉक्टर साहब। नहीं, हाँ, मेरे घर के अंदर भी ऐसे 1-2 लोग हैं, पर बाकी सारे मैक्सिमम जाग रहते हैं। पर क्योंकि हमारा स्केड्यूल इस तरह का ईद का होता है कि सब उठे हुए होते हैं, पर अगर मौका उनको मिल जाए तो सो ज़रूर जाएंगे। तो मतलब ईद और सोने का जो कम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ घरानों में है, पर हमारे घर में इसलिए कम है क्योंकि हमारे घर में आना जाना बहुत लगा रहता है। अच्छा, वजह क्या डॉक्टर साहब लगती है कि आपको कि अगर हम देखें एक्साइटमेंट बहुत होती थी चाँद रात के हवाले से, ईद के हवाले से, अब शायद हम अपनी एज के हवाले से बात करें तो अब वो एक्साइटमेंट आपको महसूस होती है कि वो एक्साइटमेंट जो शायद कुछ अरसे पहले तक थी, हालात आप समझती हैं, एज फैक्टर समझती हैं, माहौल समझती हैं, या आप समझती हैं कि अब चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं? अब शायद हम अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली एज इज़ अ बिग डिफरेंस। वो बचपन में जो हमें मेहंदी लगानी, अब बच्चों को होती है वैसी एक्साइटमेंट चांद रात की, मैं उसकी तरफ भी आऊँगी, पर मैं इसको इसलिए बताना चाहती हूँ कि जिस तरह की उस चीज़ की खुशी हमें इसलिए कम हो जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उस चीज़ को हमें प्रेफर करना पड़ता है, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से उस रिस्पेक्ट से हमारा थोड़ा सा ईद की एक्साइटमेंट कम है। और बच्चों के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि अब असेसिबल है हर चीज़।
अब जिस तरह के हम जब छोटे थे तो हमारे लिए एक फिक्स स्केड्यूल था कि हम जाएंगे ईद वाले दिन सिंदबाद ले जाएंगे। अब सिंदबाद में अगर जाना है तो ईद वाले फर्स्ट डे जाएंगे, उसमें हमें इतने कॉइन्स मिलेंगे, इतने हम स्विंग्स लेंगे, इतना एंजॉय करेंगे। अब के बच्चों में एवरी संडे, एवरी अदर डे वो चीज़ें हो रही होती हैं। ईजी, इतनी असेसिबल चीज़ें हैं, मूवी देख लेते हैं हर दूसरे दिन, कार्टून हो गया, आउटिंग हो गई, डिनर्स हो गए, तो वो अब ऑब्वियसली जब एक बार मिले हफ्ते में तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी बनस्बत रोज़ मिल रही है वो चीज़। आपका तो शायद नहीं, बट साहब एक्साइटमेंट कम हो गई है। शायद नौरीन साहब को याद होगा, जब हम स्कूल्स जाया करते तो स्कूलिंग का वो टाइम होता था तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का वो प्रोग्राम आता था सुबह का, वो मॉर्निंग ट्रांसमिशन जो थी, उनकी मॉर्निंग ट्रांसमिशन और आज की मॉर्निंग ट्रांसमिशन में फ़र्क देखें तो बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कि वो 5 मिनट का कार्टून हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होता था कि वो 5 मिनट का वो कार्टून जो है वो हम देख के फिर स्कूल जाएंगे। और अब तो वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कार्टून नेटवर्क मौजूद है और 3-4 इस तरह के चैनल्स मौजूद हैं कि वो शायद आपको ज़रूरत भी नहीं महसूस होती उस तरह की। नहीं, वो जो फैसिलिटी जो आपको आम तौर पर माजी की ईद में आपको मिलती थी, खुशियाँ जो मिलती थी आप समेटते थे, ईदियाँ मिलती थी, जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर हीरा ने, अब वो तो आपको रोज़ाना अवेलेबल है, वो रोज़ाना आपको अवेलेबल, लेकिन अपडेटेड हो गया ना, जिस तरह वक्त के हाँ, साथ बिल्कुल सारी चीजें वक्त भी के साथ अपडेट साथ होती जा रही तमाम हैं। इजीली चीज़ें, एक्सेसिबल, हर चीज़ हर वक्त मौजूद, हर वैसे भी गैजेट वाली Instant जनरेशन है ये। हाँ बिल्कुल। इंस्टेंट। अब अगर आपको और मैं, आप देखें ना, पहले ज़माने में लोग जाते थे एक हफ्ता पहले ईद कार्ड इकट्ठे करते थे, खास तौर पर हाँ, ये चीज़ टेक्नोलॉजी की बात बहुत हाँ, है। आप देखें अब ना। ये वो बहुत अच्छा टाइम था कि अब हमने जब कभी ई कार्ड कार्ड्स देने होते लेकर थे, आप कंप्यूटर अच्छा पे वो हो उस गया। ज़माने में शायद आपको याद हो, हम तो छोटे थे तो उस वक्त ना टीवी वो फिल्म एक्ट्रेस अभी और SMS एक्ट्रेसेस चला के जाता कार्ड्स है। वो नीचे पसंद किया जाते हैं यार, postcards। ये पोस्टर्स ये वाले पसंद करने और ये पसंद हाँ। करने, और फिर वो नाम लिख के और आपने अभी भेजने होते अभी थे। सिर्फ इनफैक्ट SMS के ऊपर गुजारा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, बस। एसएमएस एंड और वो गिफ्ट्स भी उसके साथ आया करते ई थे, तो कार्ड बड़ा मजा आता मेरे ख्याल था। में बहुत रेयर है कोई खत्म देता हो गया, नहीं, बहुत ई-कार्ड्स कम, जो बहुत। email ई कार्ड्स, पे, हाँ ई कार्ड्स। ई कार्ड्स, हाँ ई कार्ड्स हैं बस। लेकिन पहले तो ये होता था कि आपने यहाँ से अगर पाकिस्तान जाना में जी, किसी आप भी, जाके सिलेक्शन करते थे मार्केट में जाके, अरे ये भी होता था बट उसमें साहब बड़ा अगर टाइम गलत आपका वेस्ट होता तो डॉक्टर था। साहब ने जिस तरह कहा कि हर चीज़ अब बहुत ज़्यादा एक्सेस आराम से है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मौजूद है। उस वक्त ईद के ओकेजन के ऊपर हमने अपनी पूरी फैमिली को, जो पंजाब में या कहीं और पाकिस्तान के शहर में, तो वो ईद की नमाज़ पढ़ के आए और सबको हेलो करके ईद मुबारक कहना, वो बड़ा होता था। अब तो ऐसा होता है कि रोज़ाना बात हो रही होती तो इतना ज़्यादा महसूस भी नहीं किया जाता। हम भूल भी जाते हैं बाज़ औक़ात लोगों को ईद मुबारक कहना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं कुछ आपको ऑप्शंस देता हूँ बट साहब, तो जो पहला लफ्ज़ आपके दिमाग में आएगा तो आपने वो उसके ऊपर कमेंट करना है। तो ये तमाम के लिए, मतलब 2-3 इनके लिए सवाल होंगे, 2-3 आपसे सवाल होंगे, ठीक है बट साहब? स्टार्ट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल पार्टी, कायम अली शाह, वज़ीर आला सिंध। ये बट साहब आप बड़े ना नुपेतले अंदाज में कर रहे हैं, ये सियासी बयान नहीं होना चाहिए। ये आपने सियासी बयान देने में पोस्ट थोड़ी मालूम कर रहा हूँ, ये तो मैं फोन करके किसी को भी कैमरामैन से पूछेंगे वो भी बता देगा। मतलब जो पहला लफ्ज इनके लिए आता है वो बोले ना, मेरे ख्याल में वो सेंसर हो जाएगा। नहीं, साईं शख्सियत के हिसाब से। साईं बादशाह, सही बादशाह, चले ठीक है। अच्छा, मुफ्ती कवि, मुफ्ती कवि, कंदील बलोच। चले ठीक है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम। He was a good orthopedic surgeon. अच्छा चले ठीक है। कंदील बलोच, Famous nowadays. आसिफ अली जरदारी, Politician of Pakistan whom sometimes you can trust, sometimes you cannot trust. ठीक है। चले अब यही सवाल ज़रा उनसे पूछते हैं। शेख रशीद साहब, अच्छी बातें करने वाले हैं। ठीक है। मतीरा, एक्शन। मतीरा एक्शन। अच्छा, मीरा, पब्लिसिटी। बट साहब आपको लगता है कि ये ज़्यादातर मीडिया पे, जिस तरह इन्होंने भी कहा पब्लिसिटी के हवाले से, मीडिया पर आने के हवाले से भी कुछ इस तरह की जानबूझ के एक्टिविटीज़ की जाती हैं? बिल्कुल सही कहा आप। कुछ जगहों पे कुछ, अब होने लगा है। लोगों को अब अपनी होने तरफ लगा, अब attract अट्रैक्ट करने के लिए उल्टे सीधे काम करना, फजूल किस्म की हरकतें करना, बल्कि तो उसमें यह है कि फिर आपका ग्राफ शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पे भी आप मशहूर हो जाते हैं, वैसे भी मशहूर हो जाते हैं। अभी आप देख लें, जो अयान अली का केस ले लें, कितना मशहूर है वो। मशहूर है केस? मशहूर है ना, बाल बना के निकल रही होती है, मॉडल है ना वो, तो आपको पता है। सर तो मॉडल नहीं, बाल निकाल बना के नहीं, निकली मेरा तो मतलब है कि उसको एक मीडिया ने कितना हाइप दे दिया, कितना हाइप दे दिया पूरा पाकिस्तान क्या जानता दिखाते है, है। पूरा पाकिस्तान उनको अब मीडिया जानने को लगा है। दिखाने की जरूरत ही नहीं है उसको, उसने तो वो तो स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है, उसको क्यों दिखाया जाए? जजमेंट तो ना देना। नहीं, जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। जजमेंट भी दे रहे हैं। कौन रेड जज भी बन गए आप।
शी हैज़ बीन कॉट रेड हैंडेड ना, इसमें कोई दो ओपिनियन तो नहीं है ना। टीवी के ऊपर फिल्में आप चले जाएं अपना नेट के ऊपर और आपको पता चल जाएगा क्या है, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। तो हमें अच्छी चीज़ों को उजागर ज़रूर करना चाहिए, बजाय ये कि हम बुराइयों को पेश करें और चीप पॉपुलैरिटी की खातिर ऐसे काम करें। अभी गलती से वो आपने देखा होगा कंदील बलोच वाला मामला, मौलवी साहब का इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इतना हाईलाइट कर दिया, मतलब क्या हम लेसन दे रहे हैं अपने यंगर जनरेशन। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम भी ये सब चीज़ें देखना चाहती हैं? शायद आप लोग अगर ये ना पाकिस्तान नहीं देखिए, अगर हम थोड़ी सी बात करें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपने जाएं, जब इससे पहले एक औरत की रिस्पेक्ट होती थी, ये याद रखिएगा, इस्लाम में भी है आज भी। अब औरतें अपनी खुद ही गिरा दें तो फिर क्या कीजिए। नहीं, लेकिन पब्लिक भी पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब मीडिया बहुत ज़्यादा उसको इतनी लिबर्टी नहीं थी, तो फिर इतना मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट भी नहीं आ रहा था, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नहीं आ रहा था। अब दोनों चीज़ों का एक हाइप है, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव भी बहुत हाइप में आता है, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव भी बहुत हाइप में आता है। पॉजिटिविटी आपको लगता है कि ज़्यादा आती पॉजिटिविटी है? तो बहुत, उसका तो कोई हाई नहीं है, नेगेटिविटी को ज़्यादा उछाला जाता है। लेकिन मुझे लगता है पॉजिटिविटी को ज़्यादा दिखाने से जो है ना हम चेंज थोड़ा कर सकते हैं, बेटर हो लोगों सकता है, की क्योंकि सोच इट डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। क्योंकि माशाल्लाह मीडिया में सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो अगर एजुकेटेड लोग अपनी एक एजुकेटिव पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ें, उस चीज़ को पॉजिटिव चीज़ को आगे बढ़ाएं, तो लोगों का, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना वो एक्चुअली वो मान लेते हैं उस चीज़ को, चाहे आप सही दिखाएं या गलत। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ को आगे दिखाएंगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव कल्चर आएगा सोसाइटी। इतने नहीं मानते लोग, अब लोग सच्चाई के हम करीब हो चुके हैं। हाँ, अब इसलिए क्योंकि खुद बहुत आप सारा मैं सामने कहती आ रहा है, सब हूँ चीज़ें कि सामने आ रही जर्नल हैं। अवाम हमारी इतनी शऊर रखती है कि उनको सियासतदानों के बारे में मालूम होता है हर एक के चीज़ के ऊपर, कि वो खुद से खुद ही तजिया निगार भी बन जाते हैं कई। तो ये चीज़ें अब पब्लिक में अवेयरनेस है, अब समझते हैं लोग, मैच्योर होती जा रही है आस्ता काफ़ी gradually। काफ़ी हो चुकी है बहुत। सादिया, मेरे ख्याल में आप भी बात कर ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शो के हवाले से सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, चुप का रोज़ा रखा हुआ है सादिया ने, लगता है। नहीं नहीं, आज कोई चुप का रोज़ा नहीं, आज तो नहीं, ईद का उन्होंने दिन कुछ है और मेरा आज ख्याल है तो ज़्यादा खा लिया है। ये यार ज़्यादा खा लिया या अभी तक नींद उतरी नहीं है? नहीं, वो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, तो मैं बड़ा गौर से उनको सुन रही थी कि पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए ताकि हमारा मीडिया और वो सारी चीज़ें लोगों में भी पॉजिटिव थॉट्स आएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कंदील बलोच वाले मामले को ज़्यादा ना दिखाया जाए तो बंद कर दिया आम जाए। पाकिस्तानी की अगर देखा जाए, ईद में क्या डिफरेंस नजर आता है? कोई क्योंकि मैंने डिफरेंस सेलिब्रिटी नहीं है। जानबूझ के नहीं बुलवाया, मेरे लिए यही सेलिब्रिटी हैं जो बैठे हुए मेरे साथ। मेरे ख्याल से ईद तो ईद होती है और वो सबके लिए एक ही जैसी होती है, और उसी तरह ईद पे मिलना मिलाना और खुशियाँ बिखेरना, लेकिन जो सेलिब्रिटी ईदी मांग रहे होते हैं टीवी शोज में आने के लिए, वो कुछ ज्यादा मांग रहे होते हैं मेरे ख्याल में। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नहीं कि तो उनकी ज़्यादा डिमांड इसलिए ज़्यादा होती है। देखें आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं, वो ज़्यादा इसलिए मांग रहे होते हैं कि उनको ज़्यादा मिल रहे होते हैं। अगर आप देना बंद कर दें तो वो देना बंद कर देंगे, देना बंद आ जाए। लेकिन मुझे लगता है सुहेल, ईद पे ईदी देनी चाहिए। ये मुझसे शिकायत कर रही है अभी एक, मेरे ख्याल में ये इशारों में ना ये शिकायत की जा रही है। बट सब महंगाई के हवाले से अगर बात करें, थोड़ा सा महंगाई इस वजह से कि पाकिस्तान की आवाम बड़ा मुतासर है, और महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो आप ये समझते हैं कि महंगाई की वजह से भी आवाम की खुशियों को थोड़ा सी नज़र लगी है? नहीं, महंगा ये जो आवाम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पिछले साल यही ईद के ऊपर 80 अरब रुपए की शॉपिंग हुई थी कराची में, बिल्कुल 80 बिलियन की। तो ये इस रिलेटिव टर्म है कि महंगाई है, महंगाई है। महंगाई उनके लिए है जो मजबूर हैं, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो आपके मुल्क की तकरीबन 70 to 80% आबादी है। और बाकी 20% जो है वो तो उनको तो वो तो पूछते नहीं, रेट ही नहीं पूछते किसी चीज़ का, किसी चीज़ का रेट नहीं पूछते। वो उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो वो तो ईद तो उनकी है, ईद उनकी नहीं है जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर है, उसने क्या ईद करनी है। वो तो मेरा ख्याल है धुले हुए कपड़े ही पहन ले तो मेरा ख्याल है वो अच्छा होगा उसके लिए। और नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। ईद की पहले दिन की आपने ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा की, हमने कोशिश की कि कुछ अलग बिज़नेस प्लस और जायका टीवी जो है कुछ अलग प्रोग्रामिंग आपके लिए लेके आए, और हमने ऐसे पाकिस्तान के उन हीरोज़ को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया जिनको शायद हम इग्नोर कर देते हैं। उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए और इस खुशी के लम्हात में उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। बिज़नेस प्लस ने एक छोटी सी काविश की, और इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन भी सादिया और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे कुछ नए गेस्ट और नए हीरोज़ के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान राजा सोहेल और सादिया को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी तरफ से ईद मुबारक। हाँ, बहुत बहुत ईद मुबारक।